हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष बेनियर। आज की इस एकमात्र वीडियो में हम लोग स्वाहा करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण के 4 चैप्टर्स को। जो भी बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखता है वो चुटकी में ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा अपने एग्जाम में। बाकी यार प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी से हम लोगों को 1 मिलियन की फैमिली को टच करना है, ठीक है। बाकी यार हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में प्रीमियम नोट्स को भी लॉन्च कर दिया, तुम लोग सैंपल देख सकते हो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लॉन्च कर दिया है। सैंपल तुम्हारे बैकग्राउंड में है, अगर तुम लोगों को पसंद आता है तो इन नोट से पढ़ के तुम लोग बहुत ही फाड़ू मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। और कोई भी क्वेरी होगी तो इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं तुम लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अब आराम से चिकू मुकू बैठो एंड चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर को। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहला टेम्पलेट तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले ये समझते कि पद परिचय किस बला का नाम है। देखो यार, कभी भी तुम लोग किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हो जाके तो खुद का परिचय देते होगे ना, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तो ये बेसिक डिटेल्स है जो तुम किसी को भी देते हो। वैसे ही वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं ना, उनका भी परिचय होता है व्याकरण के फॉर्म में, उसे ही पद परिचय कहते हैं। इजी है, जल्दी तरीके से समझते हैं। देखो यार, एक दिन तुम्हारे क्लास में एक बहुत ही सुंदर कन्या आती है और तुम्हारा उसे देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और तुम लोग लंच टाइम उसे अप्रोच करने जाते हो। तो खुद का परिचय दोगे ना पहली बार मिलोगे तो। वैसे ही हर एक शब्द जो भी वाक्य में होते हैं ना, उनका भी खुद का परिचय होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, उसे ही पद परिचय कहते हैं। अब शब्द क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो, वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यही शब्द जब कोई भी वाक्य में चला जाएगा तो वो पद बन जाता है। तो पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को हम लोग पद कहते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द इंक्लूडेड है वो तुम लोगों का पद बन जाता है। पद परिचय क्या होता है, शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। यानी कि ग्रामर के फॉर्म में, व्याकरण के फॉर्म में परिचय देना ही पद परिचय होता है। समझ गए होगे, उदाहरण से समझाता हूं। देखो यार, सोनू एक शब्द है, जब सोनू शब्द कोई वाक्य में चला जाएगा तो वो पद बन जाएगा। सोनू वैलेंटाइन में अकेला है बेचारा, ठीक है, ये हम लोगों का वाक्य है। यार क्या बेचारा सोनू अकेले है, चलो छोड़, तुम भी तो अकेले हो, क्या कर सकते हैं, सब अकेले रहते हैं जीवन में। देखो यार, अब सोनू शब्द वाक्य में चला गया तो वो पद बन गया। एक क्वेश्चन पूछूं कि इस वाक्य में कितने पद दिख रहे तुम्हें, तो इसका उत्तर क्या दोगे। 5 पद दिख रहे, सोनू एक, वैलेंटाइन दूसरा, मैं तीसरा, अकेला चौथा और 5वां है, तो 5 पद दिख रहे हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वाक्य में कितने पद है, तो जितने भी शब्द होंगे उन्हें काउंट करके बता देना, ठीक है। समझ गए होगे, आई होप यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। यार क्लास 10 के बाद स्ट्रीम चूज करना आसान नहीं होता। साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू, सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन याद रखना कि हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगा, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसमें स्ट्रीम प्रेडिक्टर जैसा टेस्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ जैसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, सब का सब एनालाइज किया जाता है। मतलब कि स्ट्रीम केवल मार्क्स या फिर प्रेशर से नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी और नेचुरल टैलेंट के बेसिस पे चूज होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे। अगर तुम लोग क्लास 10th में हो तो स्ट्रीम चूज करने से पहले क्लैरिटी जरूर लेना कि सही डिसीजन सही डायरेक्शन देता है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेस्ट का, जाके दे लेना, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रीम तुम्हें चूज करना चाहिए क्लास 10th के बाद। तो अब चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यार, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना है। अगर तुम लोगों को पद परिचय पे एकदम अच्छा ग्रिप चाहिए और एकदम अच्छे से तुम लोगों को समझना है तो उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है। पद परिचय को समझने के लिए तुम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम लोग पद परिचय को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोग बचपन वाले क्लासेस से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं करूंगा, ठीक है। अगर जिन्हें भी इन सारे टॉपिक पे डाउट है उसका भी उपाय है, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीज बताता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 2 वीडियो की, उन्हें देख लेना। उनमें मैंने इन सारी चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऊपर में, अभी जाके तुम लोगों को उन दोनों वीडियो को देख लेना है अगर कोई भी टॉपिक पे तुम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो। क्योंकि बस संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इससे जाने से पद परिचय सॉल्व नहीं होगा। उसके तुम
लोगों को टाइप्स के बारे में अच्छे से जानना होगा, भेदों के बारे में अच्छे से जानना होगा, तभी पद परिचय में फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। आयुष पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अब इस पे आयुष शब्द जो है उसे अंडरलाइन कर दिया गया है, इसका पद परिचय करने बोल देगा। तो इसमें क्या करना होगा, तुम्हें सिंपली तुम्हें यह बताना होगा कि ये सब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है, बता देना है कौन सा है, फिर बता देना उसका कौन सा भेद है, उसके बाद उसका लिंग बताना है, यानी कि वाक्य में कौन सा लिंग का प्रयोग हो रहा है, वाक्य कौन से काल में है, वाक्य में कौन सा वचन यूज हुआ है, कारक क्या है, अव्यय क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बता देना है। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया यार इतने सारी चीजों के बारे में एक शब्द के बारे में बताना है। नहीं, सभी चीजों के बारे में नहीं बताना है, इतना टेंशन मत लो। नेक्स्ट टेम्पलेट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जेनजी ट्रिक है। तुम लोगों को कभी भी अगर संज्ञा शब्द को पहचान लेते हो कि हाँ ये शब्द संज्ञा है, तो उसके बारे में तुम लोगों को केवल संज्ञा का भेद के बारे में बताना है, लिंग के बारे में बताना, वचन के बारे में बताना और कारक लिखना है उसका। यानी कि कोई भी शब्द संज्ञा हुआ ना तो भेद बताना, लिंग बताना, वचन बताना और कारक बताना है। कोई भी शब्द सर्वनाम हुआ तो सर्वनाम के भेद के बारे में बताना, पुरुष कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, इसके बारे में बताना है। कोई भी शब्द विशेषण हुआ तो विशेषण के भेद के बारे में लिख देना, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, विशेष क्या है, इसके बारे में लिख देना है। कोई भी शब्द अगर क्रिया हुआ तो क्रिया के भेद के बारे में लिखना है, उसके लिंग के बारे में लिखना है, वचन के बारे में लिखना है और काल के बारे में लिखना है। और सबसे इजी, कोई भी अगर शब्द जो अंडरलाइन किया है वो अव्यय है तो अव्यय का केवल भेद बता दोगे और काम खत्म हो जाएगा, 1 मार्क्स मुट्ठी में हो जाएगा। अब तुम लोगों को मैं उदाहरण से और क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छे से समझाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छे से समझ लोगे ना तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, काव्या यहां बच्चों को पढ़ाती थी और काव्य सबको अंडरलाइन कर दिया गया, उसका पद परिचय बताना है। तो काव्य शब्द क्या है, तुम्हें याद होगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को तुम्हें संज्ञा बोलते हैं। तो ये संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यार पूरा सेंटेंस को पढ़ो और तुम लोगों को यह पता लगाना है कि लिंग कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पढ़ाती है, पढ़ाती वाला शब्द है तो ये पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, इतना तो नॉलेज है तुम लोगों को। फिर तुम लोगों को यहाँ पे पूरा वाक्य को पढ़ के पता चल रहा है कि एक जन की बात हो रही है तो एक वचन होगा और फिर कर्ता कारक है। इजी है, बहुत इजी है। सेकंड उदाहरण देखते हैं, वह दौड़ के विद्यालय गया। तो वह शब्द क्या है, तुम्हें पता होगा कि संज्ञा के स्थान पे उपयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम होता है वो शब्द। तो ये सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद ये अन्य पुरुष में आ जाएगा, वह की बात हो रही है, दूसरों की बात हो रही है तो ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। फिर वचन देखो, वह दौड़कर विद्यालय गया, यहां पे एक जन की बात हो रही है तो एक वचन हो जाएगा। फिर वह दौड़कर विद्यालय गया, गया शब्द है तो ये तुम लोगों का कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और फिर कर्ता कारक है। इजी लगा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही तुम लोगों का मैच कर जाएगा। बहुत डिफिकल्ट तुम लोगों का वाक्य नहीं पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। तो खिले है शब्द को तुम लोगों को पद परिचय देना है। तो खिले है क्या है, तुम्हारा क्रिया है। अब यार कौन सा क्रिया है, किसको और क्या लगाओ, किसको खिले हैं, क्वेश्चन मिला नहीं, क्या खिले हैं, उत्तर मिल गया, फूल खिले हैं। तो कौन सा है, सकर्मक क्रिया है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब लिंग देखो, लिंग यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, देख के ही पता चल रहा वाक्य को। खिले है, खिले का शब्द है तो ये बहुवचन आ जाएगा और है शब्द है तो वर्तमान काल में आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें तुम लोगों को उस शब्द को पद परिचय देना है। तो उस शब्द तुम लोगों का क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। ऐसा शब्द जो सर्वनाम की जगह इस्तेमाल होता है, सर्वनामिक विशेषण है। वाक्य को पता चल रहा है पढ़ के कि ये एक वचन है। फिर तुम लोगों को ये भी पता चल रहा है खिले है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा और फिर तुम लोगों का गमला विशेष हो जाएगा। इतना पता होगा तुम लोगों को। 5वां क्वेश्चन हम लोगों का, वीरों की सदा जीत होती है। वीरों शब्द का पद परिचय देना है। तो वीरों तुम लोगों का संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा संज्ञा, सारे वीर की बात की जा रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इतना पता होगा। उसके बाद
होती है तो बहुवचन हो गया, उसके साथ तुम लोगों को पुल्लिंग साफ साफ दिख रहा है और फिर संबंध कारक है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम बस स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूट रही थी का पद परिचय देना है। तो छूट रही थी, सबसे पहले क्रिया है तुम्हारा, कौन सा क्रिया है, क्या और किसको लगाओ, क्या छूट रही थी, उत्तर मिला गाड़ी, तो ये सकर्मक क्रिया है। इतना तुम लोगों को ट्रिक मैंने वाचिक के वीडियो में भी बताया था, नहीं देखा देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सकर्मक क्रिया, फिर कौन सा तुम लोगों का काल में बात हो रहा है, भूतकाल, थी का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है तो भूतकाल हो गया, स्त्रीलिंग है, साफ साफ पता चल रहा है, एक वचन है और वर्तमान काल है। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, मैं शब्द को हम लोगों को पद परिचय देना है, तो मैं तुम लोगों का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है, एक वचन है ये, क्योंकि यहाँ पे एक जन की बात हो रही है। फिर पुल्लिंग शब्द है, दूंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया वाक्य में तो वो पुल्लिंग हो जाता है। फिर कर्ता कारक होगा और दूंगा क्रिया का करता है, तो ये बेसिक चीज लिखना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट टेम्पलेट तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। 8वां क्वेश्चन हम लोगों का है, कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं तो कुछ शब्द को पद परिचय देना है। तो कुछ क्या है तुम्हारा, विशेषण, कौन सा विशेषण है, अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक विशेषण, ये तुम लोगों का हो जाएगा भेद विशेषण का। उसके बाद ये पुल्लिंग है, होते हैं, पुल्लिंग है, बहुवचन हो जाएगा, विशेषण लोग का हो जाएगा। समझ गए होगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, अरे तुमने ए ग्रेड प्राप्त किया है, अरे शब्द का तुम लोगों को पद परिचय देना है। तो अरे शब्द तुम लोगों का क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो तुम लोगों का अव्यय में केवल बता देना है कि उसका कौन सा भेद है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो यार सबसे पहले तो अलंकार को हम लोग जेनजी स्टाइल में समझ लेते हैं, क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूं। तो अलंकार क्या होता है वो समझो, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने वाले शब्दों या तरीकों को हम लोग अलंकार कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में बताओ, जैसे एक औरत जो है वो गहना पहनती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, वैसे ही वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। जल्दी तरीके से बताओ तो अलंकार तुम्हारा क्या है, तुम्हें पता है, फोटो का फिल्टर, यानी कि फोटो को सुंदर बनाने के लिए जो तुम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हो ना, वैसे ही अलंकार जो है उसका इस्तेमाल वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलंकार के कितने टाइप्स है ये समझ लो और क्या क्या पढ़ना है हमें। अलंकार के 2 टाइप्स है, पहला है अर्थ अलंकार, दूसरा है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें से क्रिस क्रॉस है, नहीं आएगा। अर्थ अलंकार आएगा, उसमें तुम लोगों का उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार आने वाला है। तो यार हमारा सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब काव्य या गाद्य में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है और दोनों के बीच समानता बताई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। सीधे साधे मेरे शब्दों में समझो तो जहां पे वाक्य में 2 चीजों के बीच समानता बताई जाए ना, वहां उपमा अलंकार लिख देना। अब जेनजी वाली ट्रिक्स को समझते हैं, क्यों इतना लोड लेना है तुमको परिभाषा समझ के। ये जो शब्द मार्क हो रहे हैं ना तुम्हारी स्क्रीन में, बस इन्हें रट लो, इन्हें अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, जहां पर भी दिख जाए, जो वाक्य में दिख जाए वहां पे लिख देना उपमा अलंकार हुआ था। ऐसा आयुष भैया बोल रहे होना ही होना है। ये शब्द को अच्छे से नोट डाउन कर लो, उपमा अलंकार लिख देना जहां पर भी ये शब्द दिखे। जैसे, जैसा, जैसी, जैसे कि, सा, सी, से, के समान, की तरह, की भांति, के बराबर, ये सब उपमा अलंकार के अंदर आ जाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, वह चांद जैसा सुंदर है, तो यहाँ पे चांद और सुंदर के बीच समानता बताई जा रही है और जैसे शब्द है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उसका मन दूध जैसा साफ है, तो देखो दूध और साफ के बीच समानता बताई जा रही है। जैसे है बीच में, जैसा है बीच में, यहाँ पे जैसा शब्द दिख रहा है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। वह शेर सा बहादुर है, शेर और बहादुर शब्द के बीच समानता बताई जा रही है और बीच में सा शब्द है तो ये उपमा अलंकार है। आगे देखो, उसका धैर्य सागर के समान गहरा है, यहाँ पे के समान दिख गया तो उपमा अलंकार है। रात काली सी छाई है,
काली और छाई है, ये तुम लोगों का समानता दिखा रहा है, ठीक है, और सी शब्द है बीच में, तो ये उपमा अलंकार होगा। आई होप क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5K लाइक्स। देखता हूं कि मेरी पोपलू गैंग में कितना ताकत है 5K करवाने का। अब सेकेंड है हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी वस्तु या भाव में कवि कल्पना या संभावना व्यक्त करता है और उसे किसी अन्य रूप में मान लेता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थोड़ा परिभाषा कंफ्यूजिंग है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें क्यों कंफ्यूज होना, जेंजी वाले गोल्डन ट्रिक को समझते हैं। ये जो शब्द है ना, जहां पर भी दिख जाए वहां आंख बंद करके लिख के आ जाना कि वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ रहे हो, आयुष भैया का ट्रिक है। जहां पर भी ये शब्द दिख जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कंफर्म्ड है। मनु, जनु, जानहु, जानू, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यो, ये सारे सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। बादल गरज रहे हैं, मानो सीन दहाड़ रहे हैं, तो यहां मानो शब्द है तो ये आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है फूल खिले हैं, मानो धरती मुस्कुरा रही है, तो यहां पे मानो शब्द है, ये तो आ जाएगा तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का, वीर बड़ा रन में, मनु सीन दहाड़ उठा है, तो मनु शब्द है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। शिशु दौड़े आंगन में, जानहु मृग उछल पड़ा हो, ठीक है, तो जानहु शब्द है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा तुम्हें। तो अब चलो हमारे तीसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत इजी पीजी है। परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का वर्णन वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज के बारे में बोलना। अब जेंजी गोल्डन ट्रिक समझ लेते हैं। अगर पंक्ति हकीकत में संभव ना लगे, ठीक है, यानी कि कोई भी पंक्ति है, कोई भी वाक्य है, वो तुम्हें हकीकत में संभव ना लगे तो वो तुम लोगों का अतिशयोक्ति में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, यानी कि कोई भी वाक्य में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाए और ऐसा चीज बताया जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हें पढ़ के ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज याद रखना, यानी वाक्य में वो चीज बताया जाएगा पॉसिबल नहीं है और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। समझ लेते हैं उदाहरण की हेल्प से। वह इतना रोया कि आसमान भी पिघल गया, तो देखो यहाँ पे आसमान को पिघलने बोल दे रहा है, यानी कि कोई रो रहा है तो आसमान पिघल जा रहा है, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि रे कोई रोएगा तो आसमान पिघलता है, नहीं पिघलता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। वह इतना तेज दौड़ा कि हवा भी पीछे रह गया। ये देखो, अब कोई कितना भी तेज दौड़ जाए हवा को पीछे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा, उसकी बोली ऐसी कड़ी पहाड़ कांप जाए, यानी कि कोई बोलेगा तो पहाड़ कांप सकता है, नहीं कांप सकता है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थोड़ा सा तुम लोगों को वाक्यों को कन्वर्ट करना होगा सिंपल सेंटेंस में, तो तुम लोग आराम से पकड़ लोगे कि यह है अतिशयोक्ति अलंकार। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसकी हंसी चमकी ऐसे सूरज शर्मा जाए। क्या सूरज भगवान यानी कि सूरज जी कभी भी किसी के हंसी से शर्मा सकते हैं? नहीं शर्मा सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर होगा। चौथा अलंकार की तरफ चलते हैं, जो कि है मानवीयकरण अलंकार, मोस्ट इजी अलंकार। क्या परिभाषा देखो, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वो मानवीयकरण अलंकार है। मतलब क्या, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर कोई भी नेचुरल चीजों को ह्यूमंस की एबिलिटी दे देना, ह्यूमन की खासियत दे देना, वहां पे तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। मतलब कि जो इंसान की खासियत होती है ना, वो नॉन लिविंग वस्तु को दे दी जाती है, तो वहां पे मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, मानवीयकरण मतलब निर्जीव को इंसान बना देना, यानी कि मरा हुआ चीज को इंसान का खूबी दे देना। गोल्डन ट्रिक, जेंजी ट्रिक क्या है वो देखो। चीज इंसान नहीं हो, यानी कि वाक्य में जिस चीज के बारे में बताया जाए वो इंसान नहीं होगा, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है, लेकिन वह हंसे, रोए, बोले, सोचे, नाचे आदि, यानी कि जो निर्जीव चीज है ना, वो ये सारी चीजें करना चाहिए, चाहे वो कभी बोल रहा होगा, चाहे वो हंस रहा होगा, चाहे वो दौड़ रहा होगा, चाहे वो सोच रहा होगा, चाहे वो नाच रहा होगा। यानी कि निर्जीव चीज ये सारी चीजें जहां पर भी वाक्य में करते हुए मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। आई होप क्लियर होगा। उदाहरण से सारी चीजें और अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले, नदी गुनगुनाती हुई
राह चल पड़ी। क्या नदी गुनगुना सकती है, कभी बोल सकती है, गाना गा सकती है? नहीं गा सकती है। तो यहाँ इंसान की एबिलिटी नॉन लिविंग थिंग को दे दी गई है। तो यह है मानवीयकरण अलंकार। दूसरा क्या है? हवा शरारत करके आंचल खींच गई। क्या हवा किसी का आंचल खींच सकती है? इंसान तो किसी का आंचल खींच सकता है, लेकिन हवा नहीं खींच सकता है। तो यहाँ पे इंसान की खूबी दे दी गई है। तो यह है तुम्हारा मानवीयकरण अलंकार। तीसरा क्या है? चांद लजाकर बादलों में छिप गया। क्या तुम्हारा जो चांद है वो किसी से शर्मा के बादलों में छिप सकता है? नहीं छिप सकता। यहाँ पे इंसान की खूबी दे दी गई है, क्योंकि इंसान ही शर्माता है और फिर कहीं जाके छिप जाता है। वैसे चांद तो नहीं कर सकता है, क्योंकि चांद तो फिक्स अपना पोजीशन पे रहता है, वो नेचुरल चीज है। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। रात थक कर धीरे धीरे सो गए। क्या कभी रात थक कर सो सकती है? नहीं सो सकती है। सोता कौन है? इंसान सोता है। तो इंसान की खूबी दे दी गई है नॉन लिविंग थिंग को। तो ये मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार अब हमारा पांचवा और आखिरी अलंकार है रूपक अलंकार। इसको अच्छे से समझना। जब उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना दिखाकर एक को ही दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु या व्यक्ति को सीधे ही दूसरे वस्तु के रूप में मान लिया जाता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में मान लिया जाता है डायरेक्ट वाक्य में। अब जेनजी ट्रिक समझो। पहला, तुम लोगों को कोई भी वाक्य में योजक चिन्ह दिखे। दूसरा, उस वाक्य में तुलना की जाए दो वस्तु को, वहां पे जैसे सा के समान शब्द ना हो। और चौथा, एक चीज को सीधे दूसरी चीज बना दिया जाए, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए वाक्य में, तो वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण से समझो और अच्छे से क्लियर होगा। गंगा जल का मैला है शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। तो यहाँ पे गंगा जल का, यानी कि गंगा माँ का जो जल है उसे जीवन मृत्यु से कंपेयर किया गया है। दूसरा, माँ ममता की मूर्ति है, तो माँ की तुलना तुम्हारा ममता की मूर्ति से किया गया है। तीसरा, आशा जीवन की किरण, तो आशा जो शब्द है उसकी तुलना तुम्हारे किरण से की गई है। चौथा, गुरु ज्ञान का दीपक, तो गुरु जो शब्द है उसकी तुलना तुम्हारे दीपक से की गई है। पांचवा, बचपन जीवन का बसंत है, तो बचपन का तुलना तुम्हारे बसंत ऋतु से की गई है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो देखो यार, मुख्य रूपों से वाक्यों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर, सेकंड है अर्थ के आधार पर। हम लोगों को पढ़ना है रचना के आधार पर। तो देखो यार, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, यानी कि इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो काफी इजी पीजी सा हो। सेकंड है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य, इसे हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक सब देखने को मिल जाएगा ना, तो उसे कह सकते हो वो है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य, यानी कि मिक्स सेंटेंस, तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके तार काफी उलझे होते हैं उसे हम लोग मिश्र वाक्य की कैटेगरी में डालते हैं। अब सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है इसका डिटेल में पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सरल वाक्य का इजी पीजी सा डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया हो उसे सरल वाक्य बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी ना वो उद्देश्य होता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता काम को करने वाला होता है। अब क्रिया क्या होता है? काम को करने को हम लोग क्रिया बोलते हैं। और चौथा विधेय क्या रहा है? उद्देश्य के विषय में जो भी चीज बात हो रही होगी सेंटेंस में, वाक्य में, उसे हम लोग विधेय बोलते हैं। समझ गए? अब डेफिनेशन को इजी वर्ड्स में समझाओ तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता यानी कि काम को करने वाला एक जन और क्रिया यानी कि एक क्रिया हो रही हो उसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। समझ गए? इजी था। उदाहरण की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है। मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है, हम लोग तो नहीं खेलते, छोड़ो मोहन को। देखो यार, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मोहन एक कर्ता यहाँ पे वाक्य में दिख रहा है और वो क्या कर रहा है? पेन के साथ खेल रहा है पेन के साथ, तो एक ही काम कर रहा है, तो एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, तो ये सरल वाक्य। समझ गए? सेकेंड उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है?
कर्ता जो कि एक ही है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो यहां पे तुम लोग बोल सकते हो कि सरल वाक्य है। तीसरा है चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया। यार चुन्नू को गर्लफ्रेंड मिल गई, तुम्हें तो नहीं मिलती है, छोड़ो इस बात को। चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया, किसके साथ गया ये नहीं बताया गया। तो देखो चुन्नू कर्ता एक ही है और घूमने गया ये क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो ये है सरल वाक्य। चौथा है राम खाना खाकर सो गया, तो वो खाना खाता है, ठीक है, तो क्रिया एक हो रही है, राम कर्ता एक है, तो ये है सरल वाक्य। समझ गए। बढ़ते अब हम लोग संयुक्त वाक्य क्या होता है उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में कंजक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वही उसका हिंदी वर्जन है समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जैसे कि और, तथा, एवं, क्योंकि, ये सारे तुम लोगों का समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है, ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक शब्द दिखे और उसके साथ साथ एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हो, तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। उदाहरण से समझो, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उससे पहले लेकिन ट्रिक समझ लो कि कैसे तुम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो वाक्य हो, सबसे पहला क्राइटेरिया है संयुक्त वाक्य का कि एक वाक्य में दो वाक्य होंगे, दोनों अपना कंप्लीट मतलब दे रहे होंगे। और सेकंड हैक तुम लोग ये जान सकते हो, ट्रिक ये जान सकते हो कि जहां पर भी ये शब्द दिख जाए तो कंफर्म हो जाना 60% की है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। कौन कौन से शब्द, और, तथा, एव, या, अथवा, किंतु, वरना, मगर, बल्कि, परंतु, इसलिए, तो, अतः आदि। तो ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है, जहां दिख गए वहां पे 60% कंफर्म हो जाना कि संयुक्त वाक्य। 100% तब कंफर्म हो गए जब दो वाक्य हो और दोनों अपना कंप्लीट अर्थ दे रहे हो। समझ गए होगे। उदाहरण देख लेते हैं, आप खाना खाए और आराम करें। ठीक है, यहां पे देख सकते हो कि और समुच्चय बोधक शब्द है और तुम लोग देख सकते हो कि ये दो सेंटेंस को इसने बांट दिया कंप्लीट अर्थ के साथ। आप खाना खाए एक अर्थ हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस, आराम करे ये भी कंप्लीट सेंटेंस हो गया। समझ गए। सेकंड उदाहरण है गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। देख सकते हो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द है, उसके साथ साथ मुंह धो लेना एक कंप्लीट वाक्य है, गंगा तट पर नहा लेना एक कंप्लीट वाक्य है। दो वाक्य यहां पे बन रहे हैं। तीसरा उदाहरण है सोनू सुखी है क्योंकि सत्य बोलता है, क्योंकि यहां पे योजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है। सोनू सुखी है एक वाक्य, सत्य बोलता है ये एक वाक्य, तो एक ही वाक्य में दो वाक्य कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हम लोग तीसरे टॉपिक के तरफ जो कि है मिश्र वाक्य। इसे समझ लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जो अपना पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो, उसे दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय बोल देता है, मैं खुद में प्रधान हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरा आश्रित उपवाक्य वो होता है जो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है अपने अर्थ के लिए। समझ गए। तो तुम लोगों का अब ट्रिक और हैक देख लो कि कैसे तुम लोग मिश्र वाक्यों को पहचान सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। पहला कि तुम लोगों का ये चीज है पहचानने का कि एक ही वाक्य में दो वाक्य बन रहे हो, एक वाक्य पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो और सेकंड वाक्य आधा अधूरा अर्थ दे, तो वो मिश्र वाक्य है। कंफर्म हो जाना 100%। और ट्रिक वाले शब्द दे देते हैं, जहां पर भी ये शब्द दिखे तो समझ जाना 100% कंफर्म हो जाना कि वो है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। कौन कौन से शब्द, की, मोस्टली की यूज होता है, जहां पर भी की दिख जाए आंख बंद करके समझ जाना कि मिश्र वाक्य है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि, ऐसे सब जहां दिख जाए समझ जाना, कंफर्म हो जाना 100% कि वो मिश्र वाक्य है। उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, तो जब और तब दिख रहा है तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहां पे की दिख रहा है तो क्या है, मिश्र वाक्य। तीसरा है मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया, जो दिख रहा है तो मिश्र वाक्य कंफर्म हो जाना। एक और क्राइटेरिया क्या देख सकते हो, मेरे पास पेन है, ये एक वाक्य जो कि कंप्लीट अर्थ दे रहा है, पिताजी ने दिया था,
क्या दिया था ये कंफर्म नहीं हो रहा, आधा अधूरा वाक्य है, तो एक पूरा वाक्य एक आधा अधूरा वाक्य, तो ये है मिश्र वाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब ये देख लेते हैं कि इस पार्ट से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक से मिली दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वाक्य को पहचाना, सेकंड वाक्य परिवर्तन करना। वाक्य पहचानने के जितने भी ट्रिक्स थे मैंने बता दिए, हैक्स बता दिए, उन्हें तुम लोग यूज करोगे, पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। समझ गए? वाक्य पहचानने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मेनली इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सरल वाक्य दे दिया जाएगा, उसे संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा तो उसे सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा और उसे सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। देखो यार, वाक्य को जब भी तुम लोग परिवर्तन करोगे तो एक चीज याद रखना है, इसमें नए शब्द जोड़ सकते हो और पुराने शब्द हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, याद रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है हम लोगों का, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया। इसे संयुक्त वाक्य में तुम्हें कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना तो समुच्चय बोधक शब्द इंक्लूड कर देना और एक ही वाक्य में तुम लोगों को दो वाक्य को क्रिएट करवा देना है जो अपना कंप्लीट अर्थ दोनों वाक्य दे रहे हो। तो सिंपली से इसमें और ऐड कर दोगे तो वाक्य बन जाएगा। तो उत्तर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। तो ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। सेकंड प्रश्न क्या है? मेरे बुलाने पर वह नहीं आई। तो ये सरल वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई, तो ये तुम लोगों का हो गया संयुक्त वाक्य, पर शब्द को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये तुम लोगों का समुच्चय बोधक में कन्वर्ट हो गया। इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। तो ये कौन सा शब्द है? कमेंट में बताना। इसे मिश्रित में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा कि एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल थे। तो यहां पे जिसके शब्द को इंक्लूड कर दिया, जो कि हम लोगों का मिश्रित वाक्य का मैजिकल वर्ड है, और ये तुम लोगों का बन गया मिश्रित वाक्य में। समझ गया? चौथा क्वेश्चन क्या है? शाम को कमला मौसी आएगी, मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर की जब शाम होगा तब कमला मौसी आएगी। तो देखो, जब और तब को इंक्लूड कर दिया है, तो ये तुम लोगों का मिश्रित वाक्य में बन गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मेहमान आ गए और केक काटा गया। इसे मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कि जब मेहमान आ गए तब केक काटा गया। तो देख सकते हो कि जब तुम लोगों का इंक्लूड हो गया है तुम्हारे वाक्य में, तो ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा बीमार हो गया, इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है? वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया, सरल वाक्य में हो गया। ठीक है? इसमें तुम लोगों को यही चीज याद रखना है कि एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो सरल वाक्य में। समझ गए? आठवां क्वेश्चन क्या है? मैं घर आया और सो गया। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य है? कमेंट्स में बताना। ठीक है? इतना तो तुम लोग पहचान सकते हो। और सब दिख रहा है, कौन सा वाक्य बताना। ठीक है? मैं घर आकर सो गया, ये सरल वाक्य होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि उपवाक्य क्या होते हैं। ये भी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो देखो यार, वाक्यों के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। एक चीज याद रखना कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, तो वो उपवाक्य नहीं हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। ये एक संयुक्त वाक्य है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है? पर से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, पर के बाद तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, तो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। मैंने उसे काफी समझाया, ये उपवाक्य हो जाएगा। वह नहीं समझा, ये उपवाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य का सेंटेंस देख लेते हैं। उदाहरण, पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र डॉक्टर बने। तो की से पहले का जो तुम्हारा वाक्य है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। की का बाद का जो एक वाक्य बन रहा है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। पहला है तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य, सेकंड है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो अपना खुद का कंप्लीट अर्थ बना ले बिना दूसरे वाक्य के हेल्प से। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसे दूसरे वाक्य पे डिपेंड होना पड़ता है अपने अर्थ के लिए, वो आश्रित उपवाक्य होता है। समझ गए? नोट कर लो एक चीज कि संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं उसमें सबसे पहला प्रधान उपवाक्य होता है, सेकंड वाक्य तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य होता है। याद रखना। एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने
घूमने नहीं गया, इसलिए से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है रोहन बीमार था, इसलिए के बाद एक वाक्य बन रहा है वह घूमने नहीं गया। तो इसलिए से पहले वाला जो वाक्य है, जो उपवाक्य है, उसे हम लोग प्रधान उपवाक्य बोलेंगे, क्योंकि पहला वाक्य है। सेकंड उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, वह घूमने नहीं गया। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। इसमें उपवाक्य को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है, कौन सा मिश्रित उपवाक्य है, लेकिन इसका भी ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे तुम लोगों को की वाले शब्द दिखे, तो की से पहले वाला वाक्य हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा, की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बनेगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। सेकेंडली, तुम लोगों का कोई भी मिश्रित वाक्य में यदि, अगर और जा वाले शब्द दिखे ना, तो जा वाले शब्द से पहले का वाक्य तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हमेशा होगा, और जा वाले के बाद के जो वाक्य होंगे वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो की देख रहे हो, तो की से पहले वाला उपवाक्य कौन सा होगा, बताया था ट्रिक, वो है प्रधान उपवाक्य। ठीक है, की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है वो है आश्रित उपवाक्य। इतना समझ गए होगे। सेकेंडली, सेकेंड उदाहरण ये है, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे खाना दिया था। जिसने से पहले का उपवाक्य का ट्रिक बताया था कि वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, जा वाले सबसे पहले वाला जो वाक्य हमेशा बनेगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। देख सकते हो तुम लोग, यह वही व्यक्ति है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मुझे खाना दिया था, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, सेकंड है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बारे में भी जान लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य को कैसे पहचानोगे। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे उपवाक्य, ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे की वाले शब्द दिखे तो वो तुम लोगों को हमेशा संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूं, तुम्हें पता है कि की से पहले का हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है, वैसे ही लिख देंगे प्रधान उपवाक्य। तुम डॉक्टर हो, इसे तुम लोग बोल सकते हो कि यह है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि की के बाद वाला हमेशा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा संज्ञा उपवाक्य। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। की के बाद वाला सेंटेंस तुम्हारा वह दिल्ली जाएगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, या कह सकते हो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर है कि जहां पर भी आए तो उससे पहले वाला जो होता है वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य होता है, और उसके बाद का जो वाक्य बने वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। इतना याद रखना। सेकेंड आ जाते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जिसमें तुम लोगों का संज्ञा सर्वनाम का तुम लोगों को विशेषता बता रहा हो। इसका ट्रिक ये है कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो वर्ड्स मार्क हो रहे, शब्द मार्क हो रहे, उन्हें याद कर लेना। ये सारे शब्द जहां पर भी दिख जाए तो वो तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो जिसने के पहले का तो तुम्हारा वाक्य बनता है वो हमेशा तुम्हारा आश्रित उपवाक्य बनता है, तो ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और बाद का जो सेकंड वाक्य बन रहा है वो प्रधान उपवाक्य। सेकंड उदाहरण, यह वही छात्र है जो मुझसे पढ़ता है। यह वही छात्र है, यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जो मुझसे पढ़ता है, ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तुम लोगों का जो स्क्रीन पे वर्ड्स मार्क हो रहा है, ये शब्द जहां पर भी आ जाए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो यार इसका एक और ट्रिक है कि संज्ञा उपवाक्य में की आता है हमेशा, और विशेषण उपवाक्य में तुम्हारा जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सारे शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द आ जाए वो सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। समझ गए। उदाहरण देख लेते हैं। जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था। तो तुम लोगों का क्रिया विशेषण हो जाएगा जब तुम मुझसे मिले थे। ये क्रिया विशेषण तुम्हारा उपवाक्य हो जाएगा, और बाद का तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। सेकेंड उदाहरण, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि के बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, और बाद वाला वाक्य तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो देखो यार, हमारे जो वाक्य है ना उसके तीन प्रकार होते हैं, और एक और दूसरे वे में बताऊं तो हमारे वाक्य के तीन बेटे हैं।
कौन कौन है तीन बेटे? पहला है तुम लोगों का कर्तृवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। व्याकरण में एक चीज देखना कि हमेशा तुम लोगों को शब्द को पकड़ना है और अर्थ क्लियर हो जाएगा। और मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एकदम चिल पिल होके पढ़ो, क्योंकि सारी चीज दिमाग में जाती जाएगी, बस ध्यान से सुनना है। अब देखो कर्तृवाच्य में क्या दिख रहा है? कर्ता। तो ऐसे वाक्य जहां पे कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए ना, उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देता हूं, आयुष भैया बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहां कर्ता कौन है? आयुष भैया है। वो क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस वाक्य में आयुष भैया की प्रधानता दिखाई गई है, यानी कि कर्ता की प्रधानता दिखाई गई है, इसलिए कर्तृवाच्य है। सेकंड हम लोगों का कर्मवाच्य, कर्म का मतलब काम करना। तो ऐसे वाक्य जहां पे काम की प्रधानता दिखाई जाए, कर्म की प्रधानता दिखाई जाए, तो वो कर्मवाच्य होता है। तीसरा है भाववाच्य, भाव मतलब इमोशन, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे भाव की प्रधानता दिखाई जाए तो वो हम लोगों का भाववाच्य होता है। ठीक है, समझ गए? अभी तो ये ऊपर ऊपर का इंट्रो था, ठीक है, डिटेल में घुसेंगे सब चीज के अंदर। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को समझना है तो क्रिया का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्रिया के जो दो टाइप्स होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी से एक बार रिकैप दे देता हूं, ट्रिक्स बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट कॉम्बो का तुम लोगों का वीडियो है। तो क्रिया क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हो, काम को करने को क्रिया कहते हैं। उदाहरण दूं या फिर कह सकते हो डेफिनेशन दूं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। सिंपली से काम को करना ही क्रिया होता है, यानी कि कुछ भी एक्शन कोई कर रहा है तो वो क्रिया हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, ये सारा क्रिया हो जाएगा। एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं, तो नीता खेल रही है तो खेल यहां पे क्रिया हो गया। ठीक है, गीता नाच रही है तो नाच यहां पे तुम लोगों का क्रिया हो गया। सोहन सोया हुआ है तो सोना तुम लोगों का क्रिया हो गया। समझ गए होगे? अब क्रिया के दो टाइप्स होते हैं, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। फिर से क्या करना है तुम लोगों को? शब्द को पकड़ना है, अर्थ समझ आ जाएगा। सकर्मक का मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों का कर्म हो रहा हो उसे सकर्मक कहते हैं। और दूसरा क्या है? तुम लोगों को सकर्मक में एक चीज ध्यान देना है कि तुम्हारा जो प्रभाव है ना, यानी कि तुम्हारा जो एक्शन का चलते फर्क जो है वो कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े ना, तो वो तुम लोगों का सकर्मक होता है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर तुम लोगों का प्रभाव कर्ता के साथ किसी और चीज में भी पढ़े तो वो सकर्मक क्रिया में आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, आयुष भैया केला खा रहे हैं। यार मेरे तरफ मत देखो, ठीक है, चलो चेंज करते हैं उदाहरण। आयुष भैया सेब खा रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है, तो आयुष भैया तुम लोगों का क्या है? करता है, और उस पे उन पे इफेक्ट का क्या पड़ रहा है कि वो सेब को खा रहे हैं, और दूसरा इफेक्ट सेब पे पड़ रहा है क्योंकि सेब एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हो गया। और एग्जाम्पल दूं तो आयुष भैया पानी पी रहे हैं, तो देखो आयुष भैया पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है क्योंकि पानी उनके अंदर जा रहा है, और पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इफेक्ट दोनों पे पड़ रहा है। तो ये दोनों हो गया सकर्मक क्रिया। समझ गए होगे? अब ये अकर्मक देख लो। अकर्मक में फिर से शब्द को पकड़ो, ऐसे वाक्य जहां पे कर्म ना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि इसमें प्रभाव केवल कर्ता पे पड़ रहा है। उदाहरण देता हूं, आयुष भैया दौड़ रहे हैं, तो इस पे फर्क किस पे पड़ेगा? केवल आयुष भैया में पड़ेगा क्योंकि उनका वेट कम होगा। ठीक है, समझ गए? आयुष भैया सोए हुए हैं तो फर्क किस पे पड़ रहा है? केवल आयुष भैया में पड़ रहा है, तो यहां पे तुम लोगों का अकर्मक क्रिया होगा। क्लियर होगा? अब एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताता हूं, नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे है। सिंपली से तुम्हें क्या करना जानते हो? क्रिया के आगे तुम लोगों को किसको और क्या लगा देना है, और अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूं, समझ आ जाएगा। पहला उदाहरण क्या है? वह किताब पढ़ता है, तो क्रिया छाट लो, पहला पढ़ता है। उससे पहले तुम लोगों को क्या लगाना है? किसको या क्या लगा के देखो। क्या पढ़ता है? उत्तर आया किताब पढ़ता है, तो तुम्हारा ये सकर्मक क्रिया हो गया। सेकंड क्या है तुम लोगों का? बच्चा सो रहा है, तो सो रहा है। ठीक है, क्रिया हम लोगों का सो रहा है, उससे पहले किसको और क्या लगाओ। किसको सो रहा है? उत्तर मिला नहीं मिला। क्या सो रहा है? उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। इजी पीजी है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। मां खाना बनाती है, तो बनाती है तुम लोगों का क्रिया हो गया, उससे पहले किसको और क्या लगाओ। क्या बनाती है?
उत्तर मिला, मिल गया, ये खाना बनाती है माँ। तो तुम लोगों का ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्या, मैं दौड़ रहा हूं, क्रिया क्या है, दौड़ रहा हूं। उससे पहले किसको और क्या लगा लो, क्या दौड़ रहा है, उत्तर मिला, नहीं मिला। किसको दौड़ रहा, उत्तर मिला, नहीं मिला। तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। आई होप समझ आ गया होगा सारी चीजें। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं और तीनों प्रकार को अच्छे से समझते हैं। पहला तुम लोगों का प्रकार क्या है, कर्तृवाच्य। तो अब चलो कर्तृवाच्य को अच्छे से समझते हैं। तो यार कर्तृवाच्य को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका परिभाषा जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में कभी नहीं आता और परिभाषा मैंने ऊपर से तुम लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, याद होगा तुम्हें। तो सबसे पहले जेनजी ट्रिक देख लेते हैं क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा पॉइंट ये है कि तुम्हारा कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों होता है। तो इस पे तुम लोग जज नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा वाक्य कर्तृवाची है कि नहीं। समझ गए, कर्तृवाची तुम्हारा सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकता है। सेकंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जेनजी हैक ये है कि अगर कोई भी वाक्य में कर्ता के बगल में ने दिख गया या फिर कुछ भी नहीं दिखा उसके अलावा, तो वो तुम लोगों का 100% क्या है, कर्तृवाची है। तीसरा चीज ये ध्यान में रखना कि कभी भी कर्ता के बगल में से द्वारा के द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो वो कर्तृवाची नहीं होगा। समझे, फिर से रिपीट करता हूं, अगर कर्ता के बगल में तुम्हारा ने है तो वो कर्तृवाची है, या फिर कर्ता के बगल में कुछ भी नहीं है ना तो वो तुम लोगों का कर्तृवाची में आ जाएगा। के द्वारा, से और द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर कर्ता के बगल में ये होता है तो वो कर्तृवाची नहीं होता है। क्लियर होगा, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला, राम पढ़ता है, तो कर्ता कौन है, राम है। वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो राम के बगल यानी कि कर्ता के बगल में तुम लोगों को ने नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो कर्तृवाची है, पहले ही पता चल गया होगा। सेकंड, सीता खाना खा रही है, कर्ता कौन है, सीता है। उसके बगल में द्वारा के द्वारा से नहीं है तो वो तुम लोगों का कर्तृवाची हो गया। तीसरा क्या है, जय ने कार्ड लिया। देखो जय करता है, उसके बगल में तुम लोगों ने लगा दिया है, ने लगा हुआ है, तो ये कर्तृवाची हो गया। चौथा, बच्चे खेल रहे हैं, तो कर्ता कौन है, बच्चे है, और उसके बगल में ने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम लोगों का ये हो गया कर्तृवाची। आई होप क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, सेकंड बेटे की तरफ, जो कि है कर्मवाच्य। फिर से इसका हम लोगों को परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने एक ऊपर से बता दिया। जेनजी हैक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फोकस करो कि हमेशा तुम्हारा कर्मवाच्य क्या होता है, तुम्हें पता है, सकर्मक होता है, यानी कि वहां पे कर्म होता है। तो कोई भी वाक्य जो सकर्मक हो वो 100% तुम्हारा कर्मवाच्य है। इससे बड़ा चीज तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। सकर्मक क्रिया अगर हुआ तो वो तुम लोगों का कर्मवाच्य है, ठीक है। सेकंड हैक ये है कि कर्ता के बगल में अगर से होता है, द्वारा होता है, के द्वारा होता है, तो 50% समझ जाना कि वो कर्मवाच्य है। 50%, 100% समझने के लिए तुम लोगों को सकर्मक क्रिया देखना होगा। अगर वाक्य सकर्मक क्रिया है तो वो तुम लोगों का कर्मवाच्य हो जाएगा। समझ गए होगे। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो तुम लोगों का क्या है, यहां पे के द्वारा है, तो 50% कंफर्म हो जाओ कि कर्मवाच्य है। अब 100% होने के लिए सकर्मक है कि नहीं देखो। अब सकर्मक को पहचानने का तरीका मैंने बताया था, किसको और क्या लगाना है क्रिया से पहले। क्रिया क्या है, लिखा जाता है, लिखा जाता है से पहले किसका और क्या लगाओ, क्या लिखा जाता है, तो यहां पे पता चल रहा है कि लेख लिखा जाता है, तो ये तुम्हारा सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्या है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, क्रिया क्या है, बनाई जाती है। उससे पहले क्या और किसको रखो, क्या बनाई जाती है, उत्तर मिला, मिठाई बनाई जाती है, लिखा हुआ है वाक्य में, तो ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते तीसरे टाइप की तरफ, जो कि भाववाच्य, ऐसे वाक्य जहां पे इमोशन की प्रधानता हो। जेनजी ट्रिक देखते हैं, जेनजी हैक देखते हैं, बात खत्म होगा। और हाँ यार, नोट्स चाहिए होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ढेर सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट का। तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में सैंपल देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज कर लेना, बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स दिलवा के देगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने हमारे ऐप पे लॉन्च कर दिया है, जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके परचेज कर लेना। तो अब चलो भाववाच्य देखते, तो अब इसके ट्रिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि कोई भी वाक्य तुम्हारा अकर्मक क्रिया हुआ तो 100% पेपर में लिख के आ जाना कि वो तुम्हारा
तुम्हारा भाववाच्य है। सेकंड चीज क्या है, कोई भी वाक्य में तुम्हारा क्रिया जो है वो पुल्लिंग और एक वचन होगा तो तुम लोगों का वो भाववाच्य हो जाएगा। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कर्ता के बगल में तुम्हारा से और नहीं होना चाहिए। यानी कि कर्ता के बगल में अगर से हो गया ना तो थोड़ा बहुत तुम लोग समझ जाना कि वो तुम लोगों का भाववाच्य हो सकता है। ठीक है, 100% कंफर्म तब होना जब कोई भी वाक्य तुम्हारा अकर्मक क्रिया है। क्लियर होगा। उदाहरण देख लो, चलो अब सोया जाए, तो तुम लोगों का यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्या है, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, क्रिया क्या है, चला जाएगा। उससे पहले क्या और किसको रख के देख लो, क्या चला जाएगा, उत्तर मिला नहीं मिला, किसको चला जाएगा, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि अकर्मक क्रिया यानी कि भाववाच्य है तुम्हारा। क्लियर हो गया होगा, बाकी भी वैसे ही है। तो आई होप तुम लोगों को ये तीनों भेद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो में 5K लाइक्स आते हैं तो मैं PYQs के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यार अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो वो वीडियो लॉन्च करके क्या होगा। इसलिए चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना प्यारा सा। तो अब चलो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। वाक्य परिवर्तन का जल्दी ट्रिक देखते हैं। तो देखो यार, वाक्य को परिवर्तन का दो इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल ये है कि अगर तुम्हारे कर्ता के बगल में से द्वारा के द्वारा है तो उसे हटा देना है, और अगर कर्ता के बगल में नहीं है तो से द्वारा के द्वारा ऐड कर देना है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य किसी में बदलने का तुम लोगों को क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को कर्तृवाच्य से उसमें बदलने के लिए से द्वारा के द्वारा ऐड कर देना कोई भी एक शब्द को, और तुम्हारा वो भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य में बदल जाएगा। वही कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य से तुम्हें कर्तृवाच्य में बदलने को बोले तो तुम लोगों को द्वारा के द्वारा से को हटा देना है, कर्तृवाच्य में बदल जाएगा। क्लियर होगा। पहला रूल यही था। दूसरा रूल हम लोगों का यह है कि परिवर्तन करते समय तुम लोगों को काल को चेंज नहीं करना है, काल वचन को चेंज नहीं करना है, जो काल में बात हो रहा है उसी काल में रखना है। अब उदाहरण देख लेते हैं जिससे सारी चीजें तुम लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का उदाहरण देख लेते हैं। तो सिंपली से क्या करना है, कर्ता के बगल में से द्वारा के द्वारा ऐड करोगे तो वो कर्तृ से कर्मवाच्य में बदल जाएगा। सबसे पहला, हालदार साहब ने पान खाया, कर्ता के बगल में से द्वारा के द्वारा डाल दो तो कर्ता कौन है, हालदार साहब। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया तो वही हो गया। देखो सिंपल है। सेकंड क्या है, मरीज पानी नहीं पी सकता है, तो मरीज तुम लोगों का कर्ता है, उसके बगल में तुम लोगों को से द्वारा के द्वारा डाल देना है, तो से डाल दोगे तो मरीज से पानी नहीं पिया गया, तो ये बदल गया तुम लोगों का कर्मवाच्य में। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो कर्ता कौन है, दादाजी है, तो उसके बगल में तुम लोगों को डाल देना है से द्वारा के द्वारा, तो यहां पे तुम्हारा दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। समझ गए होगे, इजी है। इस चीज में तुम बेस्ट कैसे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये चीज में तुम लोग बेस्ट हो सकते हो और मार्क्स नहीं कटेगा। समझ गए होगे। अब हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट करने का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है, यह तैराक तेज तैरता है, तो इसमें सिंपली से क्या करना है, द्वारा के द्वारा से डालना है, तो इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, तो ये तुम्हारा हो गया भाववाच्य में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्या तुम्हारा, घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, तो घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया तुम्हारा भाववाच्य में। नेक्स्ट क्या है, मैं प्रतिदिन नहाता हूं, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है, तो ये तुम लोगों का हो जाएगा भाववाच्य में कन्वर्ट। समझ गए होगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने का उदाहरण। पहला क्या है, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, द्वारा है तो उसको हटा देना है, तो किसान खेत में खाद डालता है, तो हो गया तुम्हारा कर्तृवाच्य में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्या तुम्हारा, लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, तो लोगों ने मंत्री का स्वागत किया, यहां पे द्वारा सबको हटा दिया गया, तो वो कर्तृवाच्य में हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि सेंटेंस को तुम लोगों को उसी फॉर्म में बस दूसरे तरीके से लिख देना है, काम हो जाएगा, बस काल मत बदलना। देखो पहले हम लोगों का, मुझसे इस पेड़ में नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इस पेड़ में नहीं चढ़ सकता, वही सेंटेंस है, बस उसे घुमा के लिख दिया है फिर से। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे, तो वही चीज है, तुम लोगों का दूसरे ढंग से बस वाक्य को लिख दोगे तो तुम लोगों का भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो यार कहीं पे भी डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई दूं। अब तुम्हारे स्क्रीन में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इसके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अभी तक इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं कर लेना यार, यहाँ पे तुम लोग अपने पर्सनल क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।